नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका HK स्टडी राजस्थान पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टेंस। तो अब हम एक एक टेंस को एक विस्तार से पढ़ेंगे। आपने पहले भी समझा होगा। तो हम देखते हैं, रोजाना हमारी क्लास देखते रहना। तो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हम अभी इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, ऐसे करके एक एक बार को पढ़ेंगे। इसलिए हमारे रोजाना क्लास देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखते हैं हम, अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें भी 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो हम पहले तो इसके बारे में थोड़ा ये जान लेते हैं कि अफर्मेटिव क्या होता है। तो देखते हैं अफर्मेटिव। तो देख दोस्तों, तो अफर्मेटिव ये होते हैं दोस्तों सकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य? सकारात्मक वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें आता है दोस्तों, तो पहले सब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें आता है, पहले आता है सब्जेक्ट आता है। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। पहले सब्जेक्ट आता है। पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। फिर यस या यस आता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है इसमें। और तो दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं दोस्तों नेगेटिव वाक्य। तो नेगेटिव वाक्य आपको पता ही होगा कि वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो नेगेटिव वाक्य देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस ये होते हैं दोस्तों नकारात्मक वाक्य। तो इसमें आते हैं दोस्तों, इसमें हमेशा नकारात्मक सेंटेंस ऐसे होते हैं, इसमें हमेशा नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पर ही किया जाता है, चाहे कौन सा भी सेंटेंस हो। तो हम देखते हैं, पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा ऐसे कैसे, ये सब्जेक्ट आ गया। फिर लेकिन इसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगे था, लेकिन इन अफर्मेटिव वाक्य में ये ऐसे यस लगे। फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज का प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा यहाँ पर डू या डज। फिर डू या डज के बाद हम हमेशा नेगेटिव वाक्य में किसका प्रयोग किया जाता है? नोट का प्रयोग हमेशा तीसरे स्थान पर किया जाता है। ये नोट ही कर लो दोस्तों कि नोट का प्रयोग हमेशा तीसरे स्थान पर किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। फिर नेगेटिव से नोट आ गया, फिर आता है सब्जेक्ट आ गया, डू डज आ गया, नोट आ गया, फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आ गया। अब तीसरे प्रकार की बातें आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये होते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। ये कौन से वाक्य होते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसमें और ये दोनों ऐसे वाक्य थे इसमें सब्जेक्ट पहले आता था, लेकिन इसमें ये मेन वर्ब, ये सहायक क्रिया होती है ना, वो पहले आती है। इसमें तो डू या डज पहले आएगा, इसमें डू डज, फिर आता है सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऐसे कैसे, और फिर इंट्रोगेटिव है ना, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। दोस्तों क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसमें आएगा। अब चौथे प्रकार के वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। मतलब ये तो नेगेटिव अलग होते हैं, इंट्रोगेटिव अलग होते हैं। फिर लास्ट वाला सेंटेंस आता है तो होते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो ये होते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों प्रकार के दोस्तों, दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो इसमें भी प्रश्नवाचक है, इसलिए डू या डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आने के बाद नेगेटिव है, इसलिए हमें तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग होगा? नोट का।
फिर नोट का प्रयोग होने के बाद फिर कौन बचा, फिर बचा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या बचा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों इस पैटर्न को एक बार देख लीजिए, अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे यस का प्रयोग कहाँ होता है, डू या डज का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले हम देखते हैं ईएस का प्रयोग कहाँ होता है। ये ईएस, इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब कोई भी सेंटेंस की शब्द के पीछे एक्स 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 एच सी एच एक्स एच सी एच जेड एड डबल जेड ओ, ये कोई भी वाक्य सेंटेंस मतलब शब्द के पीछे दिखे तो यस या ईएस का प्रयोग होता है। ईएस का प्रयोग होता है। अब देखते हैं हम डू या डज का प्रयोग। तो देखते हैं पहले डज का प्रयोग। डज का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, ही सी इट नेम। ये कौन से वाक्य होते हैं, इसमें सिंगुलर वाक्य दोस्तों, GULAR सिंगुलर। डज का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, सिंगुलर के साथ। जो कौन कौन से होते हैं, ही सी इट नेम, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, डू का प्रयोग किया जाएगा। तो हम देखते हैं डज का प्रयोग किया जाएगा, सॉरी अब देखते हैं डू। अब डू में जो प्लूरल होते हैं तो डू में प्रयोग किया जाएगा यू वी दे यू वी दे और आई को हमेशा प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना जाता है, बाकी टेंसों में एक सिंगुलर माना जाता है आई को। ये होते हैं प्लूरल। तो दोस्तों इससे ये तो पता चला होगा कि हमें डज का प्रयोग कहाँ करना है, डू का कहाँ करना है, ऐसे यस का कहाँ करना है, और फिर यस का प्रयोग बचा उसका प्रयोग करना है। इनके अलावा जो अदर वर्ल्ड हैं, अदर वर्ल्ड, उनके साथ यस का प्रयोग करना है। तो दोस्तों मतलब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार इसके वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाने के बाद हम इसकी कुछ एडवर्ब लिखेंगे जो हमारे करेक्ट फॉर्म में काम आएगी। तो हम देखते हैं पहले कि वाक्य बनाकर देखते हैं। पहले अफर्मेटिव का बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। प्रत्येक एक उदाहरण देखेंगे। तो हम एक बार देख लीजिए, इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि कैसे वाक्य बनाते हैं। डज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ही सी इट नेम सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, यू वी दे आई को हमेशा प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना जाता है, प्लूरल के साथ किया जाता है। इसको भी एक बार देख लीजिए। अब हम बनाते हैं वाक्य बनाते हैं। तो पहला वाक्य देखते हैं, सेंटेंस, रवि क्रिकेट खेलता है। तो ये दोस्तों कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल वाक्य है। तो अब हम इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसका पैटर्न याद होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट वहाँ पे ऐसे यस, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, रवि। तो रवि RAV है, रवि क्रिकेट खेलता है। रवि तो खेलना क्या होगी, प्ले। तो ये एक वचन है, तो इसके साथ यस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे वो नहीं है ना, XCH वो नहीं है, इसलिए प्लेस। रवि प्लेस क्या खेलता है, वो क्रिकेट, सी क्रिकेट। ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। अब बनाते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में हमेशा आपने पता ही होगा कि सब्जेक्ट ऐसे कैसे आ जाता है।
सब्जेक्ट ऐसे से आने के बाद इसमें ऐसे एस की जगह डू या डज का प्रयोग होता है। तो डज का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ किया जाता है। तो राम एक वचन है, रवि एक वचन है, सॉरी, तो इसलिए रवि के साथ डज का प्रयोग किया जाएगा, रवि डज। फिर तीसरे स्थान पर हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? नेगेटिव वाक्य में नोट का प्रयोग किया जाता है। रवि डज नॉट क्या नहीं खेलता? वो प्ले क्रिकेट। रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये भी वाक्य कंप्लीट हो गया। अब इसी वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, देखते हैं। इंट्रोगेटिव इसमें तो आपने बताया कि जिसमें वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो पहले आ जाती हैं। तो रवि एक वचन है, इसलिए डज का प्रयोग पहले किया जाएगा, डज। फिर रवि। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमेशा पहले वाक्य की शुरुआत करते हैं जब पहला शब्द ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ये भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि किसी भी व्यक्ति का नाम लिखने से पहले उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो आगे हो, चाहे पीछे, चाहे बीच में हो। तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा है। तो डज रवि क्या कहते हैं? प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। अभी यहाँ पुल स्टॉप बहुत सारी गलती करते हैं ऐसे। यहाँ पुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, इंट्रोगेटिव वाक्य है ना, इसलिए डज शुरू हो जाए, उसकी वजह प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगाना चाहिए। ये ज़्यादातर बच्चों के यहीं पर नंबर कटते हैं, इसलिए नोट कर लेना। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव बन गया। अब बना के देते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो देखते हैं इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में। तो फिर व्हाट इज डज, फिर रवि, फिर तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग? भाई यही चेंज करना है इसमें कि नेगेटिव आ गया तो हमेशा तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग होगा? नोट का प्रयोग होगा। फिर प्ले क्रिकेट ऐसे किसे आ जाएगा। फिर लास्ट में किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो दोस्तों तो ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो इसके बारे में एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम आपको इसकी कुछ एडवर्ब लिखवाएंगे, फिर आपको जो करेक्ट फॉर्म में काम आएगी। करेक्ट फॉर्म में बनना पढ़ना हम आपको सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम टेंस को पढ़ लेते हैं एक बार। हम टेंस के प्रत्येक भाग को एक इसी तरह उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो हम अगला सेंटेंस देखते हैं कि कौन सा है। तो इसी तरह का ले लेते हैं, पहले पॉजिटिव में बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में बनाएंगे। तो हम लेते हैं, हम मैदान में घूमते हैं, हम मैदान में घूमते हैं। तो दोस्तों हम मैदान में घूमते हैं। अब इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो पहले किस में बनाएंगे? पॉजिटिव में, यानी कि अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, इसलिए बनाएंगे पहले अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव। तो हम देखते हैं वी, हमको क्या कहते हैं? वी। फिर घूमते हैं, वी वाल्क, हम। दोस्तों ये हम बहुवचन है, हम मतलब बहुत सारे हैं, इसलिए वाल्क। इसके साथ ऐसे ऐसे प्रेशर नहीं होगा। ही वाल्क, हम घूमते हैं, कहाँ पे घूमते हैं? मैदान में, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। पुलिस स्टॉप। अब देखते हैं इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में। नेगेटिव। अब दोस्तों नेगेटिव कैसे बनाते हैं? तो नेगेटिव में से हमको ये करना है कि देखते हैं अब कैसे बनाते हैं। कि पहले वी ऐसे कि चाहेगा वी, यानी कि बहुवचन है, वी बहुवचन है, तो इसके साथ डज का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि डज का प्रयोग तो सिंगुलर के साथ किया जाता है। तो वी बहु प्लूरल है, इसके साथ तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। वी डू, वी डू। फिर वही नेगेटिव है, इसलिए तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग होगा? नोट का। वी डू नॉट वॉक इन द ग्राउंड, वॉक इन द ग्राउंड। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की तरफ। तो देखते हैं इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में पहले तो डू का प्रयोग किया जाएगा। मेन हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग किया जाता है डू,
फिर वी का प्रयोग होगा, डू वी, फिर वॉक इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। फिर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, वापस प्रश्नवाचक चिन्ह, इस पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। तो फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अभी कहते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो पहले इसको बनाएंगे तो डू वी, फिर तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग, डू वी नॉट वॉक इन द ग्राउंड, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आएंगे। इसी तरह आप घर पर बैठकर अभ्यास करना, मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर समझ में आएंगे आपके। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ एडवर्ब जो हमारे बहुत काम आएगी, यह विनय पे हमारे बाद में बहुत काम आएगी, जो हमारे आगे कंपटीशन के एग्जाम होगी उसमें बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों इसको नोट कर लेना, एक बार देख लीजिए। तो अब हम देखते हैं इसकी एडवर्ब क्या होती है। हम उसको हिंदी के एक उदाहरण के देकर समझाएंगे कि प्रत्येक टेंस के साथ उसकी एडवर्ब भी लिखेंगे हम, जिसको आपको लर्न करना है। तो देखते हैं अब हम उसकी एडवर्ब। तो पहले एडवर्ब देखते हैं दोस्तों। पहले एडवर्ब होती है एवरी डे। एवरी डे जिसका अर्थ होता है दोस्तों प्रत्येक दिन। जिसका अर्थ होता है दोस्तों प्रत्येक दिन। दूसरी होती है दोस्तों एवरी मच। इसका अर्थ होता है दोस्तों एवरी मच का होता है प्रत्येक महीने। एवरी मच नहीं, सॉरी दोस्तों, एवरी मंथ होती है। एवरी मंथ होती है जिसका अर्थ होता है प्रत्येक महीने। ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जब आपको ऊपर दिया होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, उसमें आपको इसी तरह की पहचान दी होगी। इसको देखकर आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस है, उसी के आधार पर आपको फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसमें ऐसे यस, डू या डज जो भी लगेगा वो लगाना है। तो हम आपको उदाहरण देख करके समझाएंगे। तो इसके बाद में आते हैं फ्रेंकुअली, FREQUENTLY। इसका अर्थ होता है दोस्तों लगातार, कंटिन्यू। इसका सिमिलर होता है कंटिन्यू। फिर आते हैं जनरली, ERALLY, जनरली जिसका अर्थ होता है दोस्तों साधारणतया। तो जनरली का अर्थ क्या होता है दोस्तों साधारणतया। इसके बाद में आता है दोस्तों यूजुअली दोस्तों यूजुअली होते हैं आसानी से। यूजुअली का अर्थ क्या होते हैं दोस्तों आसानी से। इसके बाद में आते हैं सेल्डम। इसका अर्थ होता है दोस्तों कभी कभी। साथ ही साथ नोट करते हैं जाना दोस्तों, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी, ऐसी चीज़ें बार बार देखने को नहीं मिलती। इसके बाद में आते हैं ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज होते हैं जो हमेशा काम आते हैं। ट्वाइस ए डे, इधर लिख देता हूँ कि अभी आपको देखने में समस्या ना हो। ट्वाइस ए डे दोस्तों एक बार देख लीजिए, लिख लिया होगा इधर का। तो मैं उधर आता हूँ। ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। तो एक बार लिख लीजिए इसको भी। और फिर लास्ट एक बची इन द मॉर्निंग सुबह, और इन द
इवनिंग, शाम को। एक लास्ट और बचे हैं जो आप दोस्तों ओकेजनली यानी कभी कभी, OCCASSIONALY ओकेजनली, जो कभी कभी मतलब कभी पूरी तरह से हमें कभी कभी। दोस्तों कभी कभी यहाँ पर भी लिखा था, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, कभी कभी इसका भी होता है, ओकेजनली का भी होता है, कभी 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 कभी। तो इसकी ये एडवर्ब कंप्लीट होती हैं दोस्तों। तो हम अब एक बार इसको उतार लीजिए और इसको लर्न करना है एक बार। तो हम पूरे टेंस कंप्लीट होने के बाद में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को पढ़ेंगे एक एक को। इसको थोड़ा ये रखना संभाल के। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई सूझबूझ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।